हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं मॉक पेपर 1 के रिगार्डिंग। जितने भी स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं कि भैया ये जो मॉक पेपर है ये कोई सीबीएसई ने लॉन्च नहीं किया है, ये मेरा बनाया हुआ जो है मॉक पेपर है इकोनॉमिक्स का। टर्म 2 में जिस तरीके का आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस तरीके का आपका एग्जाम फॉर्मेट रहने वाला है, तो मैंने आपके लिए हिंदी में इस मॉक पेपर को रिलीज़ किया था। कहीं आप सोचो भाई ये कौन सा मॉक पेपर आ गया, हमें तो इसके बारे में जो है पता ही नहीं था। तो भाई ये मेरा बनाया हुआ मॉक पेपर है और इसके अंदर एक से एक दमदार न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के आपके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमने वही लिए हैं जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी। इससे प्रीवियस में इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं 6 क्वेश्चन तक उसमें जो है ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज हम जो है इसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है वो बात करने वाले हैं। और हमारा टारगेट है उस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने लाइक्स बोली हैं, अगर ऐसा होता है तो भाई हम जो है अगला मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे, अदरवाइज़ इसका फ़ायदा केवल जूम ऐप वाले ही ले जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को और इससे प्रीवियस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और मॉक टेस्ट ऐसे चाहिए या नहीं। तो बकवास बहुत हो गई है और मुद्दे को शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, 7वें क्वेश्चन से हमको करना है। 7वां जो क्वेश्चन है, फिलहाल तो अभी मैंने आपका जो है बिल्कुल जो आपका सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया था, बिल्कुल वही मैंने क्वेश्चन अभी उठा रखा है। ठीक है, डिट्टो, बस थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। जो आपका प्री बोर्ड के अंदर था उसके अंदर पूछा गया था इंडिया और सिंगापुर के रिगार्डिंग हमको कंपैरिजन करना है, बट यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन को चेंज कर दिया है थोड़ा, यहाँ पे मैंने जो है भारत और चीन कर दिया है, सिंगापुर को हटाकर। हमें क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब कि कौन सी कंट्री अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत आधारिक संरचना पर खर्च करती है, ये यहाँ पे दे रखा है। जैसे चाइना करती है 44, हांगकांग करती है इतना, इंडिया करती है इतना, साउथ कोरिया इतना, पाकिस्तान इतना। तो हमें क्या करना है, हमें 2 देशों का कंपैरिजन करना है, भारत का और चीन का। किसके बेस पे? इसके बेस पे। तो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड किया जाता है। गाइज मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर हैं आपके लिए। अगर कोई बच्चा इसके अंदर, क्योंकि इसमें भाई कुछ आपका ऐसा तो है नहीं किसी चैप्टर से लिंक्ड है या कुछ इसमें आपको जो है कोई क्वेश्चन आ गया, ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं। आपको बस क्या करना है, इसको क्वेश्चन को क्या करना है, जब एक क्वेश्चन तो ऐसा आना है फिक्स है, आपको इसके अंदर इस डेटा को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे किन किन चीज़ों की बात चल रही है, जीडीपी, आधारिक संरचना, और यहाँ पे बात चल रही है कि कौन सा देश अपनी जीडीपी का कितना पोर्शन खर्च करता है, और चाइना का और इंडिया का कंपैरिजन करना है। बस इसके बेस पे आपको अब 3 से 4 लाइनें लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। लिखना क्या है, आपको ये लिखना है कि भाई जैसे कि आप देख ही रहे हो कि चाइना अपनी जीडीपी का जो है 44% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, जबकि इंडिया जो है वो केवल 30% ही खर्च करता है। पहले तो आपको बेटा आधारिक संरचना के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में चैप्टर भी है आधारिक संरचना। तो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। और एक कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है वो देश उतना ही ज़्यादा जल्दी आर्थिक विकास करता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक देश के अंदर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही देश का विकास होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस डेटा का यूज़ करना है। आपको लिखना है कि चाइना अपनी जीडीपी का जो है 44% जो है आधारिक संरचना पर खर्च करता है, वहीं इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया अपनी जीडीपी का केवल 30% ही जो है खर्च करता है, जो कि चाइना की तुलना में बहुत ही ज़्यादा जो है कम है। एक विकासशील देश होने के नाते भारत को क्या करना चाहिए, भारत अभी एक विकासशील देश है, विकास कर रहा है। ठीक है, एक विकासशील देश होने के नाते
भारत को जो है अपनी जीडीपी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए, ताकि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों के जो है जितनी सुविधाएं, मतलब कि जितनी भी इकोनॉमिकल और सोशल देश के अंदर प्रचुर मात्रा में जितनी अवेलेबल होनी चाहिए उतनी अवेलेबल हो। अभी ये केवल 30% खर्च कर रहा है, लेकिन इसको अगर आगे जाके, अभी तो डेवलपिंग है, जब डेवलप होगा तो भैया कब होगा, जब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी का पोर्शन खर्च करेगा। तो आपको इन दोनों डेटा को तो यूटिलाइज करना ही करना है और अपने मन से लिखना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इन डेटा को यूटिलाइज कीजिए। कि फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि चाइना का हम देखते हैं कि चाइना कम आधा, मतलब अपनी जीडीपी का आधा खर्च कर रहा है वो, तभी तो वो आज हमसे इतना आगे है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि चाइना को ही यहाँ पे अगर हम चाइना की अगर हम तुलना करते हैं तो चाइना अपनी जीडीपी का 44% जो है वो आधारिक संरचना पर खर्च करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी वजह से चाइना जो है आज इंडिया से इतना आगे है। इंडिया के पीछे रहने का कारण यही है कि वो अपनी जीडीपी का कम पोर्शन जो है आधारिक संरचना पर खर्च करता है, जिससे कि विकास में बाधा आती है। इस तरीके के टेक्निकल टर्म्स, इस तरीके के टेक्निकल वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसके अंदर जो है 3 मार्क्स गेन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन तो बेटा कंपलसरी है, ऐसा आना ही आना है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किस चीज़ की बात चल रही है, क्या बात चल रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं बना के, जितना अच्छे से अच्छा हो उतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके के इसको अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, इसको पढ़िए और प्रश्न 8 और 9 के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको चाइना के बारे में बेसिकली बताया गया है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में बताया गया है, कम्यून पद्धति के बारे में बताया गया है, महान सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो अब ये पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है, तो कह रहा है इस पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम के अंदर आना ही आना है, गारंटीड है। क्वेश्चन नंबर 7 टेबल वाली फॉर्म का होगा, आपको कंपैरिजन करना होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना होगा। और यकीन मानिए बेटा ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं 6, ये 6 नंबर जो है बेटा ये आपके फ्री के नंबर हैं। ठीक है, 6 नंबर ये, और वो जो तालिका वाला था 3, 9 नंबर आपके फ्री के हैं, फ्री के। क्योंकि भैया इसमें आते हो आपको कुछ, चलो ये जो 8 और 9 है इसमें मैं आपको बताता हूँ, या तो आपको पैसेज से ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपको पैसेज से ही आंसर मिल जाएगा, या पैसेज से आंसर अगर नहीं मिल रहा आपको तो वो जो क्वेश्चन आपको पूछेगा ना पैसेज के नीचे, वो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। जैसे कि अभी ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में 1958 में प्रारंभ की गई चीन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए उस पैसेज को पढ़ के। अब बच्चे को नहीं पता कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, इसको GLF कहते हैं, बच्चे को नहीं पता क्या है। तो अगर आपको नहीं पता, ऊपर आइए, पैसेज अगर दे रखा है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है वो पैसेज फालतू कोई बकवास दे रखी है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया जो अर्थव्यवस्था का विस्तृत औद्योगिकरण करने पर केंद्रित था। लोगों को घरेलू उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लो, इतनी बकवास यहाँ पे जो लिखी हुई है यही तो मेन मुद्दा है। आपको अगर औद्योगिकरण पता है, औद्योगिकरण क्या होता है, आपका काम हो जाएगा। अब औद्योगिकरण का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाना। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना ने 1958 के अंदर जो है अपनाया था, अपना क्या करने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को जो है मोटिवेट किया गया, प्रमोट किया गया कि भैया आप कैसे भी करके अपने घर के आसपास इंडस्ट्रीज को ओपन कीजिए। इसी को ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते हैं। इसको पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है क्या कहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है। और उसके बाद आप इतनी ये लाइन तो लिखनी है, और इसके बाद औद्योगिकरण के बारे में थोड़ा सा और लिख दीजिए कि भैया औद्योगिकरण का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लगाना। जब देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो ही देश का विकास होता है, जीडीपी के अंदर ग्रोथ होती है। तो चीन ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए इसी अभियान को अपनाया, तब जाके जिसका जो है आर्थिक विकास संभव हो सका। तो ऐसी चीज़ें लिखिए, और पैसेज अगर दे रखा है तो उसमें गारंटीड है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब कह रहा है भाई महान सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पर जो है टिप्पणी लिखिए। अब बच्चे को ये भी नहीं पता कि भाई ये क्या होता है। तो अगर ऊपर पैसेज दे रखा है तो बेटा इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हिंट
जरूर दे रखा होगा, इस बात की तो गारंटी है। अब मैं ऊपर आया, अब यहाँ पे लिखा है 1965 में महान सर्वहारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस क्रांति ने छात्र तथा पेशेवर लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के साथ काम करने और सीखने के लिए बाध्य किया। अगर इतना भी लिख दोगे ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिट्टो ऐसा उतार दोगे, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, 1.5 नंबर तो आपको फिर भी मिल जाएगा। इस बात में 1.5 नहीं तो 1 तो जरूर मिलेगा, सिर्फ वहीं से डिट्टो कॉपी पेस्ट मारने का, और क्या चाहिए। बाकी आप तो इसमें से मान सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये तो बेटा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस टाइप का जो है एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना, और ये भारत, चीन और पाकिस्तान का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, इसके बारे में प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में अभी इसकी भी शायद प्रभाव आ गए थे और वन चाइल्ड पॉलिसी के भी इफेक्ट आ गए थे। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है भारत पाकिस्तान वाले चैप्टर की। अकेला चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। भारत, चीन और पाकिस्तान वाला स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपको बेटा नंबर दे के ही जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, देखो 7, 8, 9 एग्जाम के अंदर भी 7, 8, 9 जो क्वेश्चन होंगे सेम ऐसे ही होंगे बेटा। एक टेबल का कंपैरिजन करना और 8वां 9वां एक पैसेज दे रखा होगा, उसके बिहाफ पे 2 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो 9 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ फ्री के मिल रहे हैं आपको, फ्री के। और 15 नंबर मैं आपको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो फिक्स क्वेश्चन है 5, कल ही वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है, सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ के जाने बेटा। 5 क्वेश्चन आपको 15 नंबर दे के जाएंगे, गारंटीड फिक्स क्वेश्चन, जो आएंगे ही आएंगे, नहीं आए तो नाम बदल दूंगा, लिख के दे रहा हूँ गारंटीड, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखिए तो वो देख लीजिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपने समष्टि में कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब कहता है बाह्यताएं से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए। पहले तो पूछ रहा है एक्सटर्नलाइटिस क्या होती है। एक्सटर्नलाइटिस का जो मतलब होता है बेटा, किसी भी आर्थिक क्रिया का, अगर कोई बंदा आर्थिक क्रिया कर रहा है तो उसका दूसरे पर या तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो वो उसके लिए किसी को पैसे नहीं दे रहा, और अगर कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो हम उसको किसी को दंड नहीं दे सकते, उसको बाह्यताएं कहते हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अगर कोई बंदा आर्थिक क्रिया कर रहा है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। अगर कोई भी बंदा पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई भी आर्थिक क्रिया कर रहा है तो उसका किसी दूसरे व्यक्ति पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब दूसरे व्यक्ति को फायदा हो रहा है, लेकिन वो उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहा, तो वो बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नलाइटिस कहलाती है, धनात्मक। और अगर कोई बंदा आर्थिक क्रिया कर रहा है और उसका दूसरे व्यक्ति पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बंदा जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो बंदा उस बंदे को दंड नहीं दे सकता कि भाई मुझे तेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको नेगेटिव एक्सटर्नलाइटिस कहते हैं। कह रहा है इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, तो प्रकार आप लिख सकते हैं, आपके बुक में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जैसे कि नेगेटिव का बोले अगर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बेटा आर्थिक क्रियाएं करती हैं, ठीक है, पैसा कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं वगैरह का निर्माण करती हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज द्वारा छोड़ा गया धुआं, इंडस्ट्रियों द्वारा नदियों पानी में फेंका गया कूड़ा करकट, इससे बेटा हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये नकारात्मक एक्सटर्नलाइटिस का एग्जाम्पल है। धनात्मक का अगर आप बोलें तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में टीआर जैन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भाई एक एक्स है एक वाई है, दोनों के बगीचे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक्स एक माली रखता है, और क्योंकि दोनों के बगीचे जुड़े हुए हैं, एक्स एक माली रखता है कि तू मेरे बगीचे में पानी डाल दियो और मेरे बगीचे में फूल वगैरह लगा दियो। तो जब उनने पानी डाला तो उससे वाई के बगीचे में भी पानी मिलने लगा, और जब उनने एक्स के बगीचे में फूल लगाए तो दूर से देखने पे वाई का बगीचा भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि दूर से देखने में खेतों में थोड़ी ना पता चलता कहाँ पे फसल कहाँ पे उग रहा है क्या है, पास जाके पता चलता है ना। तो दूर से वाई का भी अच्छा लगने लगा, वाई के खेत में भी पानी जा रहा है, लेकिन वाई इसके लिए कोई भी पे नहीं कर रहा, एक्स कर रहा है। तो ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा फिक्स क्वेश्चन है। वास्तविक जीडीपी की सीमाएं, हॉट्स क्वेश्चन है बेटा, हॉट्स 4 पॉइंट है इसके अंदर, चारों के चारों पॉइंट अपने पास कंटेंट रखिए कि ये 4 पर्टिकुलर आ सकता है, गैर मौद्रिक लेन देन, जीडीपी का वितरण, जीडीपी की सीमाएं, पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो है आ सकता है इंडिविजुअली 3 से 5 मार्क्स का। तो प्लीज़ जीडीपी की सीमाएं अच्छे से करके जाइएगा। फिक्स क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी क्या होती है, इसकी कौन सा आर्थिक कल्याण का अच्छा सूचक है, और आखिर वास्तविक जीडीपी की क्या सीमाएं हैं। फिक्स क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है उस स्थिति को बताइए जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है और इसमें कौन सा जाल उत्पन्न होता है और इस जाल को ठीक करने के कोई 2 मौद्रिक उपाय बताइए। बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है फिक्स क्वेश्चन है 11वां, 5 नंबर दे के जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया है ये जो क्वेश्चन है ये न्यून मांग या अधिमांग की समस्या से पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है ये बच्चा केवल वही बता सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नहीं बता सकता बेटा। ये आपको ये बताना है, एक तो होती है न्यून मांग की सिचुएशन, एक होती है अधिमांग की सिचुएशन। तो वो कौन सी स्थिति है कि जब हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करते, बेरोजगारी होती है अर्थव्यवस्था के अंदर लेकिन अर्थव्यवस्था संतुलन में हो जाती है, तो उसको जो है बेटा न्यून मांग की सिचुएशन कहते हैं, न्यून मांग की। तो न्यून मांग की सिचुएशन में बेसिकली ऐसा होता है और इसमें कौन सा जाल उत्पन्न होता है, 2 तरीके के जाल होते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है स्फीतिक और अविस्फीतिक। तो न्यून मांग में जो जाल क्रिएट होता है वो होता है बेटा अविस्फीतिक और अधिमांग में जो जाल क्रिएट होता है वो होता है स्फीतिक। तो अगर वो न्यून मांग पूछे या विस्फीतिक बोले एक ही बात है बेटा। और उसके कारण उसके परिणाम क्यों क्रिएट हो रही है, मांग क्यों कम रह गई। तो मांग क्यों कम रह गई, मांग समग्र मांग के जो घटक होते हैं C + I + G + X - M। तो भाई जब C + I + G और +X जब ये कम हो जाते हैं तो मांग कम रह जाती है और आयात जब बढ़ जाता है। और अगर अधिमांग का पूछे तो इसका उल्टा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भाई आप जो है फिर वीडियो कहीं पे देखिए। वीडियो आपको अगर मेरी देखनी है तो भैया आपको लेनी पड़ेगी, आप ले सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे आप किसी से भी देख के इस क्वेश्चन को घोल के पी जाइए। कल भी मैंने आपको बताया दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा। अब आती है बात, और इसको दूर करने के 2 मौद्रिक उपाय बताइए। तो बेटा दूर करने के उपाय के अंदर एक होते हैं राजकोषीय उपाय, एक होते हैं मौद्रिक उपाय। राजकोषीय उपाय का मतलब जो सरकार के हाथों में होता है, मौद्रिक उपाय का मतलब जो RBI के हाथों में होता है। तो बेटा RBI के हाथों में CRR, SLR, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में न्यून मांग है तो RBI क्या करता है जब न्यून मांग होती है। कोविड के सिचुएशन में क्या करा बेटा, उसने CRR, SLR, रेपो रेट ये सब घटा देता है ताकि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़े। तो न्यून मांग में घटा देता है, अधिमांग में बढ़ा देता है। तो राजकोषीय और मौद्रिक दोनों उपाय आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि दी गई सूचना के आधार पर एक तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण और एक मजदूरी और वेतन का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे एक आपकी मिसिंग वैल्यू है और यहाँ पे एक आपकी मिसिंग वैल्यू है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है बेटा, जब इसको मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन कहते हैं। जब भी मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा कोई भी बेटा ये थीम है, जब भी मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन होगा आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी देगा कन्वर्जन के लिए। अगर आपको बेटा राष्ट्रीय नहीं आती है तो प्लीज़ तीनों मेथड आप घोल कर पी जाइए कैसे करना है। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो भैया आप कहीं से भी यूट्यूब से कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती मेरी ही वीडियो देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती मेरी ही वीडियो को बाय करो, मेरे से ही समझ में आएगा। आपको बेटा जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से आप समझ सकते हो, लेकिन तीनों मेथड को अच्छे से कर लीजिए। और अगर मेरी ही वीडियो से समझ आता है तो भैया आप ले लीजिए, अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है। 100-200 रुपये में बेटा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। कल्याण करना है तो कर लीजिए। मैं तो कह रहा था लाइव क्लास ले लीजिए, लेकिन आपने लाइव क्लास नहीं ली, ठीक है। जो पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो ले रहे हैं, ठीक है। 30-40 बच्चे अभी भी ले रहे हैं क्लास, तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, जिसको नहीं पढ़ना वो वही करते रहे। अब देखिए कितने नंबर का है, 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, गारंटी आएगा ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैंने जब ध्यान से देखा बेटा, मैंने बोला भाई आपको ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्जन के लिए हमेशा एक चीज़ मिलेगी। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक कंपोनेंट दे रखा है राष्ट्रीय आय। तो बेटा राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, 30,000 दे रखा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, NNP@FC। तो भाई यहाँ पे मेरे को NNP@FC दे रखा है 30,000 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी मदद से 2 चीज़ें निकालनी है, एक आय विधि का घटक है बेटा, एक व्यय विधि का घटक है। तो मैं पहले इसकी मदद से 2 चीज़ें निकाल लेता हूँ। क्या क्या, देखिए NNP@FC कितना दे रखा है, 30,000। तो बेटा मैं अगर आय विधि की बात करता हूँ तो आय विधि के अंदर NDP@FC चाहिए होता है,
ठीक है, और मेरे पास कन्वर्ट के लिए NNP एट FC है, ठीक है। तो मुझे नेट चाहिए, नेट है, ठीक है। मुझे DP चाहिए, NP है, तो माइनस का NFI है, और FC ठीक है। मतलब मुझे इसके अंदर से केवल क्या करना है, मुझे इसके अंदर से केवल NFI घटा देना है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितनी दे रखी है बेटा, ये 700। मैं इसमें से केवल 700 घटा देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29,300, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आ गया NDP एट FC, ठीक है जी, NDP एट FC आ गया। अब हम क्या करते हैं, आई विधि का फॉर्मूला लगाते हैं। NDP एट FC इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष और प्लस मिश्रित आय, ठीक है, प्लस मिश्रित आय, ये लगा देते हैं। अब देखिए बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मजदूरी और वेतन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं बेटा, ठीक है। और अभी क्वेश्चन में केवल मजदूरी और वेतन ही दे रखा और कोई सा भी घटक नहीं दे रखा, लाइक सेवानिवृत्त पेंशन, मालिक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ऐसा कुछ नहीं दे रखा बेटा क्वेश्चन में। अगर होता तो जैसे मान लो पहला कंपोनेंट होता है मजदूरी और वेतन, ठीक है, तो मैंने उसको x मान लिया, और सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान नहीं है, 0, सेवानिवृत्त पेंशन नहीं है, 0, पेमेंट इन काइंड नहीं है, 0, तो बाकी कंपोनेंट नहीं है, तो 0 होते तो यहाँ पुट कर देते, प्लस प्रचालन अधिशेष। ये बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन में चेंज हुआ तो मान लो मजदूरी और वेतन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान भी दे रखा होगा, आप पता चला उसको छोड़ दो, तो छोड़ना नहीं है बेटा, उसको पुट करना है। प्रचालन अधिशेष देख लेते हैं कितना दे रखा है, सीधा दे रखा है बेटा 12,000, तो यहाँ पे हम 12,000 को पुट कर देते हैं, और प्लस मिश्रित आय। मिश्रित आय आपको जो दे रखी है, ये दे रखी है 3500, ये आपको दे रखी है 3500, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 29,300, ये तो केवल बेटा x ही हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,500, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है 29,300 में से 15,500 को माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू x। अब जो है बेटा 29,300 में से आपको क्या करना है, 29,300 में से 15,500 को आपको जो है माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम माइनस कर देते हैं 29,300 में से 15,500, तो 13,800 क्या आ जाएगा, 13,800 आ जाएगा मजदूरी और वेतन। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे के रिगार्डिंग। हमारे पास जो है, चलो अब तो दो चीज़ें हमारे पास, NDP एट FC भी है हमारे पास। तो मान लो NDP एट FC हमने कितना निकाला है, 29,300, ठीक है। अब मैं वह विधि से कर रहा हूँ, वह विधि का कंपोनेंट निकालना है मेरे को। तो वह विधि के लिए बेटा सबसे पहले आपको GDP एट MP चाहिए, और कन्वर्जन के लिए आपके पास NDP एट FC है। तो मुझे ग्रॉस चाहिए, तो नेट प्लस डेप, ठीक है, DP ठीक है, और MP का फॉर्मूला प्लस NIT। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ पे जो है 29,300 और प्लस डेप्रीसिएशन, घिसावट दे रखी है बेटा यहाँ पे 300, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं 300, और प्लस बेटा बोर्ड का क्वेश्चन है 2018-19 का, NIT का फॉर्मूला होता है, आप ये दे रखा है सीधा NIT 300, तो पुट कर देते हैं इसको 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 29,900, ये आ जाएगा आपका GDP एट MP आया 29,900, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब GDP एट MP का फॉर्मूला लगाते हैं, GDP एट MP का, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, निजी अंतिम उपभोग व्यय, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो यहाँ पे जो है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर नीचे भी कंपोनेंट दे रखे हैं बेटा, निजी अंतिम उपभोग व्यय 11,000 है, और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 14,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 14,000 और 11,000, पुट कर देते हैं इसको 14,000 और 11,000, और प्लस क्या कहते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये तो हमें निकालना ही है, इसको x मान लेते हैं। और रही बात शुद्ध निर्यात, तो शुद्ध निर्यात कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है बेटा निवल निर्यात 3,000, तो इसको यहाँ प्लॉट कर देते हैं 3,000, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू को 29,900 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका
25,000 प्लस एक्स प्लस 3,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29,900 इज इक्वल टू 28,000 प्लस एक्स। इसको इधर ले आएंगे बेटा, 29,900 माइनस 28,000 इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें से हमें क्या करना है, 29,900 में से माइनस कर देना है 28,000। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1,900 रुपये। तो बेटा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है 18 या 19 का। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय के घटक लिखिए। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि भाई ये संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय होती क्या है। घटक तो मैं तब लिखूंगा ना इसके जब मुझे संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय के जो है घटक जो है वो लिखने हैं, तब जाके जो है आपको ये पता होना चाहिए बेटे प्रचालन अधिशेष के घटक होते हैं। प्रचालन अधिशेष के जो हैं घटक होते हैं, ये प्रचालन अधिशेष का ही नाम है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। तो ये आपको जो है बेटा पता होना चाहिए। वो एग्जाम में प्रचालन, अब आपको पता है किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी, लेकिन उनने संपत्ति तथा उद्यमशीलता लिख दिया तो बच्चा कंफ्यूज कि ये क्या आ गया। तो भाई संपत्ति तथा उद्यमशीलता प्रचालन अधिशेष के ही घटक पूछ रहा है, तो आपको जो किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन। अब आती है बेटा तगड़े क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये बेटा बहुत ज़बरदस्त और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो कहता है निम्नलिखित सूचना के आधार पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों को कारक आय ज्ञात कीजिए। ये बेटा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थीम अच्छी है इस क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का चक्कर है और दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर NFIA का चक्कर है। देखिए सबसे पहले कहता है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। पहले मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन को पढ़ के बेटा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लाभ, लाभांश, किराया, ब्याज, इसको पढ़ के जो है बेटा यहाँ पे निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये तो दिख नहीं रहा आपको, ये इसको भूल जाइए, इसको भूल के निजी सरकारी ऐसा तो दिख नहीं रहा। तो मुझे पता चल गया ये आय विधि का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा आय विधि से हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले आय विधि से हम जो है बेटा सबसे पहले निकालते हैं NDP at FC, ठीक है। क्या क्या निकालते हैं, देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक 800 दे रखा है, तो ये बेटा 800 आ जाएगा। प्रचालन अधिशेष कितना दे रखा है बेटा, बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से कर लेंगे इसको। प्रचालन अधिशेष क्या क्या आता है इसके अंदर, किराया, ब्याज 150 और 100, 150 और 100, किराया, ब्याज और लाभ, लाभ कितना है, लाभ 200, किराया, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी, रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी नहीं है बेटा क्वेश्चन में, तो भाई 0 पुट कर देंगे, रॉयल्टी 0, और प्लस मिश्रित आय। मिश्रित आय आपको जो दे रखी है, मिश्रित आय जो है एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे बेटा कि वैसे तो है नहीं इस क्वेश्चन में मिश्रित आय नहीं है, तो मैं इसको भी 0 पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं NDP at FC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 800 और प्लस इसको ज़रा प्लस कर लेते हैं 200, 300, 400, ये हो जाएगा 450, ठीक है। तो NDP at FC इज इक्वल टू 1250, ये बेटा NDP at FC आ गया, ठीक है। अच्छा अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP at FC निकालना है बेटा। आपको क्या निकालना है, GDP at FC, तो निकाल लेते हैं। हमारे पास NDP at FC है, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है प्लस डेप्रिसिएशन, मेरे पास DP है, मेरे पास DP है, ओके है, मेरे पास FC है, मेरे पास FC है, ओके है। ये आ गया बेटा 1250। अब मेरे को बेटा डेप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा डेप्रिसिएशन ही आपको इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही नहीं है। तो बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको 0 पुट कर देंगे, 0 यहाँ पे आपको जो है 0 यहाँ पे आपको पुट नहीं करना बेटा। आपको क्या करना है, आपको जो है डेप्रिसिएशन का बेटा फॉर्मूला होता है,
डेप्रिसिएशन के अपने 5 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, 5। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, इस थीम के अंदर डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। ये जो 3 कंपोनेंट दे रखे हैं ना, ये और ये, इसके बिहाफ पे डेप्रिसिएशन का जो है, इसके बिहाफ पे डेप्रिसिएशन का जो है फॉर्मूला लगता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, देखो ये फॉर्मूला होगा, ये हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो 300 माइनस 200 प्लस 50, ये फॉर्मूला क्या करा मैंने जो है बेटा सकल घरेलू पूंजी निर्माण में से माइनस कर दिया निवल अचल पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। ये फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। मैंने वीडियो के माध्यम से भी बता रखा है, ठीक है, बट अब पता नहीं वो वीडियो जो है शायद प्राइवेट है, कैसी है, तो उसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन के 5 फॉर्मूले बताए थे, वही थीम लगेगी यहाँ पे। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। पहले वाले पार्ट में बेटा डेप्रिसिएशन का चक्कर है, तो 1250 प्लस 300 माइनस ये हो जाएगा 250। तो अब जो है ये आ जाएगा बेटा 1250 और प्लस ये हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1300। पहले वाले पार्ट में जो चक्कर है बेटा केवल डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये चलेगा कि सर जब आपको बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये दे रखा है आपको जीएनपी एट एमपी 1400, तो सर आप सीधा कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, ये कन्वर्ट कर लो। तो देखिए, अगर हम ऐसा भी चलता है खुर्रापाती दिमाग, मेरा भी चला था कि भाई यार जब आपको ये दे रखा है जीएनपी एट एमपी, जैसे अगर मैं ऐसे करता, मुझे इस क्वेश्चन में जीएनपी एट एमपी दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, जीएनपी एट एमपी दे रखा है 1400, ठीक है, ये मुझे 1400 दे रखा है। तो बच्चे के दिमाग में चलता है कि भाई आपको जो है ये निकालना था जीडीपी एट एफसी निकालना था, तो भाई तू इससे कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा, ये जीएनपी एट एमपी से कन्वर्ट कर ले। भाई ग्रॉस से ग्रॉस, डीपी का माइनस एनएफआईए और भाई एफसी एमपी माइनस एनआईटी और वैल्यू पुट कर दे, हो जाएगा काम। लेकिन बेटा यहाँ ये थीम नहीं लग सकती, और क्यों नहीं लग सकती उसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये आपको 1400 दे रखा है, लेकिन यहाँ बेटा सारा का सारा लफड़ा है एनएफआईए का। आपको बेटा दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, विदेशों को। अबे भाई से वाली तो दे रखी है आपको, ठीक है, से वाली तो 60 है, लेकिन को वाली तो मुझे पता ही नहीं ना। या तो पहले को वाली निकालो, अगर को वाली निकल गई या तो पहले बी वाला पार्ट करो, और अगर बी वाला निकल गया तो फिर आप ये वाली थीम कर सकते हो कन्वर्जन वाली। अभी नहीं हो सकता, पहले ये वाला नहीं होगा क्योंकि एनएफआईए नहीं पता, इस वजह से नहीं लग सकता। ये वाला हो जाएगा वैसे भी, लेकिन पहले बी वाला करना पड़ेगा, पहले को वाला निकलेगा, को वाला निकल जाए फिर ये कन्वर्जन वाला लगा दो, हो जाएगा आंसर। अब देखिए बेटा, अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। हमें निकालना है बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, या तो विदेशों से या विदेशों को, कुछ भी पूछता है तो विदेशों को निकालना है। मैंने आपको ये सिखाया कि एनएफआईए का फॉर्मूला होता है विदेशों से कारक आय, विदेशों को कारक आय, ठीक है। से वाली कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, से वाली 60 दे रखी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा एनएफआईए इज इक्वल टू 60 माइनस को वाली नहीं दे रखी, मैंने इसको x मान लिया। तो x की मुझे वैल्यू निकालनी है 60 माइनस एनएफआईए, 60 x इज इक्वल टू 60 माइनस एनएफआईए, ठीक है, ये आ गया। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो भाई मुझे एनएफआईए चाहिए, लेकिन एनएफआईए तो तब निकलता है ना जब से में से को माइनस करूँगा। अच्छा कोई नहीं दे रखा तो एनएफआईए कैसे निकल जाएगा। तो बेटा एनएफआईए के 3 फॉर्मूले होते हैं, एनएफआईए के 3 फॉर्मूले होते हैं। आप कहेंगे ये क्या बकवास कर रहा है भाई, मेरे को तो यही पता था से में से को, अब तू कह रहा है एनएफआईए के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो बेटा मैंने जब आपको वहाँ पे कराया था, मैंने वहाँ पे बताया था एनएफआईए के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बेटा से माइनस को, और एक होता है ये जीएनपी एट एफसी माइनस जीडीपी एट एफसी, एक तो ये फॉर्मूला होता है। और एक होता है एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस जीडीपी एट एमपी। ये 2 फॉर्मूले बेटा लर्न कर लीजिए, इस थीम में ये 2 फॉर्मूले लगेंगे, और ये ब्रेक ही होकर आए हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा लगेगा, तो एक ये हो गया बेटा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मुझे कौन सा पता लगेगा कि कौन सा लगेगा,
तो यहाँ पे आप बेटा आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, आपको दे रखा था जीएनपी एट एमपी। अगर एमपी पे दे रखा है बेटा तो एमपी वाला लगेगा, अगर एफसी पे दे रखा होता तो एफसी वाला लगता। तो अभी एमपी वाला लगाना है। NFIA इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस GDP एट MP, ये लगाना है। मतलब कि अगर मुझे NFIA निकालना है तो GNP मेरे पास हैगा, ये कितना है 1400, ठीक है, और माइनस माइनस, लेकिन अगली दिक्कत ये बेटा आपके पास फिर ये नहीं है GDP एट MP। मैंने पहले वाले पार्ट में क्या निकाला, GDP एट FC निकाला बेटा, तो GDP एट MP तो है ही नहीं, तो भाई पहले GDP एट MP निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, हम क्या कर लेते हैं, मुझे GDP एट MP चाहिए और मेरे पास GDP एट FC है, ठीक है। तो ग्रॉस से ग्रॉस ठीक है, DP से DP ठीक है, MP के अंदर प्लस NIT कर देते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने ये 1300 निकाल लिया था, ये 1300 और प्लस NIT जो दे रखा है निवल अप्रत्यक्ष कर, ये 120 दे रखा है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1420। क्या है बेटा ये 1420, ये GDP एट MP आया है, ठीक है। क्यों निकाला है मैंने ये, ताकि इसको यहाँ पे मैं पुट कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं 1420, ठीक है। तो NFIA इज इक्वल टू 1400 में से 1420 गए, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, ठीक है। अच्छा, अब ये NFIA आ गया, अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ पे लिख रखते हैं, इसको यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 माइनस NFIA की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये जाएगा x इज इक्वल टू 60 प्लस 20, तो x इज इक्वल टू 80। ये बेटा बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आ गया आपका विदेशों को। इसी तरीके से विदेशों से भी आ सकता है, विदेशों को भी आ सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये इस थीम के ऊपर। बहुत तरीके से हो सकता है, हज़ारों मेथड है बेटा इसको करने के, ठीक है, हज़ारों कई तरीके से निकल सकता है विदेशों से को। तो आपको मैंने जो सिखाया है आप इस तरीके से जो है बेटा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जिन्होंने भी करा था, बहुत सारे बच्चों ने करा भी था, ठीक है। तो अपना मैच कर लीजिए भाई, ये आ रहा है तो बढ़िया है आपका। अब कहता है भाई घिसावट और पूंजीगत हानि में अंतर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घिसावट और पूंजीगत हानि। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई घिसावट जो होती है ना वो प्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है, जिसके अंदर तकनीक में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन ये दोनों शामिल होते हैं। जबकि पूंजीगत हानि जो है वो अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है, जिसके अंदर बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी, इसके कारण अगर आपके फिक्स एसिड की वैल्यू में कमी आ रही है तो वो पूंजीगत हानि होती है। और अगर प्रत्याशित की वजह से आ रही है मांग और तकनीक तो वो घिसावट होती है। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आती है बेटा बात, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये कह सकते हो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो पूछ क्या रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। क्वेश्चन है पर्यावरण वाले चैप्टर से, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, भारत में विकास के 2 गंभीर नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को उजागर करें। इसका मतलब ये है कि अगर भारत विकास कर रहा है, भारत जो है अगर विकास कर रहा है, अगर भारत का आर्थिक विकास हो रहा है तो उससे 2 नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं, जो पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, ठीक है, जो पर्यावरण पर पड़ रहे हैं 2 नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लिख दो कि भैया अगर भारत आर्थिक विकास कर रहा है तो उसके 2 नकारात्मक, अब भाई जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दुनिया भर का प्रदूषण ही प्रदूषण है, और क्या है। तो लिख दो कि अगर भाई भारत जो है आर्थिक विकास कर रहा है तो उसके 2 नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव क्या हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, हो गई बात खत्म। विकास कैसे कर रहा है, विकास जो है भारत के अंदर धड़ाधड़ औद्योगिकरण हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, वो इंडस्ट्रियाँ एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रही हैं, तो ये 2 नकारात्मक प्रभाव हो गए इसके। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इसका है और 2 नंबर इसके है। अब आगे का समझिए, पहले यहाँ तक हो गया 2 नकारात्मक प्रभाव। अब कहता है कि भारत की पर्यावरण समस्याओं में एक विरोधाभास है। बेटा विरोधाभास का मतलब होता है जो चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, पैराडॉक्स कहते हैं इसको। जो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर देती है उसको जो है
पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है, इसको कहते हैं हीरा पानी विरोधाभास, ठीक है, हीरा पानी विरोधाभास, ठीक है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स, जैसे पानी की इतनी डिमांड है लेकिन फिर भी वो इतना सस्ता है, पानी की सप्लाई इतनी ज़्यादा है फिर भी वो जो है इतना सस्ता है, हीरा इतना महंगा क्यों है, तो वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से एक और भी कई तरीके के विरोधाभास होते हैं, बहुत सारे हैं, जो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर देती है उसको विरोधाभास कहते हैं। तो कह रहा है भारत की पर्यावरण समस्याओं में एक विरोधाभास है, एक तो यह निर्धनता जनित है और दूसरा जीवन स्तर में संपन्नता का कारण भी है। क्या ये कथन सत्य है या नहीं? अब पहले बेटा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले तो आपको ये जरा समझना पड़ेगा। निर्धनता जनित का मतलब क्या होता है? निर्धनता जनित का मतलब ये होता है कि भाई जो गरीब लोग होते हैं वो, जैसे गांव वगैरह में आप देखते हैं बेटा कि वो क्या करते हैं, वो गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते बेटा 1000 रुपये का, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एलपीजी सिलेंडर खरीदने के सक्षम नहीं होते। वो जो है गांव के अंदर गाय गोबर उपले लकड़ी इन सब चीज़ों को जलाकर क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें लकड़ी उपले ये सब चीज़ें इस चीज़ के लिए नहीं है, खाना बनाने के लिए थोड़ी है लकड़ी। अब हमने वहाँ पे पढ़ा था संसाधनों का दुरुपयोग और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग का मतलब क्या होता है। तो ये संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अगर बेटा ये करेंगे नहीं तो ये जिएंगे कैसे, सबसे पहली बात तो। और दूसरा आते हैं अमीर लोग। अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग ज़रा सी दूर भी जाना है तो व्हीकल का यूज़ कर लिया, घरों के अंदर एसी लगे हुए हैं, घरों के अंदर एक से एक बेटा हीटर माइक्रोवेव बिजली के उपकरण ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या है, ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है लिखनी है। सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है बेटा ये, तो बहुत ही अच्छे से इसको करके जाइएगा, एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और लास्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण से क्या मतलब है। महिलाओं का सशक्तिकरण जो है उसके रोजगार से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप जानते ही हैं, रोजगार वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, रोजगार में ऐसे ही क्वेश्चन आना है बेटा। हम जानते ही हैं कि भारत के अंदर जितना भी कार्यबल है उसमें बेटा मेल की संख्या ज़्यादा है और फीमेल की संख्या कम है। और बात करें अगर रूरल एरिया और अर्बन एरिया की, तो शहरों में महिलाओं का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा कम है और गांव में तो फिर भी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर महिलाओं को हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट आएगी। अभी हम गर्ल्स को जो है काम से पीछे रखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे किया था कि आखिर शहरों के अंदर फीमेल्स का जो पोर्शन है वो कम है गांव के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो डिसीज़न है वो फैमिली का डिसीज़न होता है। पेरेंट्स अगर अलाउ करते हैं कि भाई ये काम करेगी तो करेगी वरना घर में बैठेगी, तो ये डिसीज़न, ये थिंकिंग, ये थोड़ी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। उसका डिसीज़न इंडिविजुअली होना चाहिए, उसे क्या करना है। हम जब फीमेल्स को फ्रीडम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अंदर अपॉर्चुनिटी देंगे जिस तरीके की मेल्स को मिलती हैं, तब जाके उनके अंदर एम्पावरमेंट आएगी। तो ये सब चीज़ें बेटा इसके अंदर लिखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है, कि वुमेन एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा हर सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर में फ्रीडम मिलेगी, इक्वल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे मेल को मिलती है, इक्वल की वेज मिलेगी जैसे वेज को मिलती है, डिसीजन उनके इंडिविजुअल्स होंगे, खुद डिसीजन ले सके काम करना है या नहीं करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें जब दिखेंगे तब जाके महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अगर डिसीजन फैमिली के ऊपर डिपेंड रहेगा, इक्वल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इक्वल की वेजेस नहीं मिलेगी एंड जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा मेल और फीमेल के अंदर, तो भाई महिलाओं का सशक्तिकरण जो है नहीं हो सकता। आप ये सारी बातें लिखेंगे इसके अंदर कि अभी भी कई जगहों पे जो है मेल और फीमेल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। मेल को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल को कम दी जाती है, मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, फीमेल को कम दी जाती है, मेल अपने आप डिसीजन लेते हैं, फीमेल्स नहीं ले पाती हैं। ये सब चीज़ें बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे जो कि सही नहीं है। इस थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा और महिलाओं को भी इक्वल की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर आपको लिखना है। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट 1, ठीक है। मैंने दो पार्ट के अंदर मैंने इसको आपको करा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के मॉक पेपर और आए तो बेटा इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, नहीं करा तो अभी कर दीजिए।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे क्वेश्चन थे इसके अंदर। और आगे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो बेटा इससे भी तगड़े तगड़े फाड़ू क्वेश्चन जो मैं बनाने वाला हूँ। और ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बना दिया, जो बोर्ड में आया हुआ है आपको दिखा के बताऊँगा कि भाई ये यहाँ पे आया था, इस साल आया था, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो इसको, इस वीडियो को और इससे प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट है, अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम बेटा अगला पार्ट जो है इसका ज़रूर क्रिएट करेंगे मॉक पेपर 1। अदरवाइज़ ये हमारा जो है केवल लाइव क्लास में ही मॉक टेस्ट 2, 3, 4, 5 जितने भी मैं बनाऊंगा ये केवल लाइव क्लास में ही होगा, आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।